नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार फिर से पेश हूं मेरे YouTube चैनल विकास यादव साइंस क्लासेज पे। दोस्तों, बात कर रहे थे अपन बायोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम था अपना कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में अपन ने बात कर ली अभी तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में और प्रोटीन के बारे में। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना रहेगा फैट के बारे में, फैट, लिपिड या वसा के बारे में। तो देखते हैं, बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक से पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये टॉपिक जो है अधिकतर जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जैसे आपके रेलवे है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, इसके अलावा पटवार है, आपका राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, एसएससीजीएल जो भी होते हैं, इसके अलावा ये आपके जेट और आईसीआर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th और 12th में भी इसके पार्टिसिपेट, ये भी इसका कुछ ना कुछ पार्ट आता रहता है। तो आज बात करने वाले हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और कंपोनेंट फूड्स के अंदर अपन बात करने वाले हैं एक पार्ट का जिसका नाम है अपना फैट या लिपिड, या फैट या फिर लिपिड्स, या फिर आप सामान्य भाषा में इसे वसा भी बोल सकते हैं। तो आज अपना टॉपिक रहेगा फैट या लिपिड या वसा के बारे में। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले बात करें, वसा जो होती है वो आपका एक ऊष्मारोधी होती है, ऊष्मारोधी परत का निर्माण करती है अपने शरीर के अंदर जो पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, मानव बॉडी के अंदर दो प्रकार की परतें पाई जाती है स्किन की। एक होती है एपिडर्मिस और इसके नीचे बिटवीन सेकंड, मतलब सेकंड जो लेयर होती है, जैसे एपिडर्मिस हो गई, सेकंड जो हो गई आपकी डर्मिस लेयर होती है, अधिचर्म और चरम, इन दोनों लेयर के नीचे क्या पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, एडिपोज उत्कों का जमाव पाया जाता है। उन एडिपोज उत्कों के अंदर क्या होती है? वसा का संग्रहण होता है, जो क्या करती है? हमें अत्यधिक सर्दी या गर्मी से बचाने का काम करती है। तो वसा जो होती है वो ऊष्मारोधी होते हैं। तो मैं यहाँ नोट्स के रूप में आपको टाइप यहाँ लिख देता हूँ आपका कि उस लिपिड या वसा जो होती है, वसा ऊष्मारोधी होती है, वसा ऊष्मारोधी होती है। अच्छा, वसा का जमाव कौन से उत्कों के अंदर होता है, ये भी लिख देते हैं इसी के साथ में। वसा का जमाव या वसा का संग्रहण एपिडर्मिस, या अपन बोल सकते हैं डर्मिस, या चर्म परत की के एडिपोज उत्कों में होता है। किसमें होता है दोस्तों? एडिपोज उत्कों के अंदर होता है। वसा का संग्रहण मानव शरीर के अंदर कहाँ होता है? एडिपोज उत्कों के अंदर होता है। अच्छा, बात करते हैं इसके बारे में और आगे। जैसे एडिपोज उत्कों में होता है तो ये क्या करता है? ऊष्मारोधी होता है, इसलिए अपने को सर्दी गर्मी से बचाने का काम करता है। ऐसे ही जीवों के अंदर भी काम करता है। जैसे बात करें व्हेल मछली के अंदर, व्हेल मछली। अच्छा दोस्तों, आपको पता है व्हेल मछली धरती का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। धरती का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा होता है? व्हेल मछली होती है, और जो जिसका हृदय 4 कोष्ठी के होता है। तो बात करें व्हेल मछली में वसायुक्त मोटी परत, वसायुक्त त्वचा की मोटी परत, कि व्हेल मछली के अंदर वसा से निर्मित एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है बल्बर। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे बल्बर कहा जाता है। व्हेल मछली की मोटी स्किन होती है, और मोटी स्किन में वसा युक्त होती है, वो वसा से निर्मित होती है। इस सिचुएशन में क्या होती है? उसको सर्दी गर्मी या मतलब अत्यधिक ठंडे जल में या अत्यधिक गर्म जल में भी उसके ज्यादा शरीर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है बल्बर परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? बल्बर। ऐसे ही जो ध्रुवीय भालू जो होते हैं, ध्रुवीय भालू में वसायुक्त जो त्वचा की मोटी परत जो होती है, ध्रुवीय भालू के अंदर वसा युक्त मोटी परत जो होती है उसे कहा जाता है फर। दोस्तों, उसे कहा जाता है फर, कहा जाता है उस परत को फर परत कहा जाता है। यह ध्रुवीय भालू के अंदर है, या फिर अपन बोल सकते हैं खरगोश के अंदर है। ऐसे जो पहाड़ी इलाकों पर, या जैसे अपन बोल सकते हैं ठंडे प्रदेशों या ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में, या शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाले जीवों के अंदर एक त्वचा की मोटी परत पाई जाती है, जिसे कहा जाता है फर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फर कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं वसा के बारे में, वसा के स्रोत के बारे में। वसा के स्रोत में है, जैसे आपका है दूध है, घी है, खाद्य तेल है, दूध, घी, खाद्य तेल, अंडा, मछली, एक्सेट्रा क्या होते हैं आपके सोर्सेज है।
तो बात कर रहे थे फैट या लिपिड के सोर्सेज कौन से हैं। लिपिड के सोर्सेज है आपका मिल्क है, आपका घी है, या फिर अपन बोल सकते हैं एडिबल जो ऑयल आते हैं वो है। इसके अलावा आपका एग है, फिश है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, आपके वसा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं दोस्तों, वसा के अंदर। अच्छा, नोट में एक क्वेश्चन आता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न प्रदान करने वाला भोजन का अवयव। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला भोजन का घटक या अवयव। भोजन का घटक जो होता है दोस्तों, भोजन का घटक होता है आपका वसा या लिपिड। तो अपने बात की वसा, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला भोजन का घटक जो होता है वसा या लिपिड्स होती है। अच्छा, बात करते हैं फिर एग्जाम में, कई बार कंपटीशन एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन पूछा गया कि 1 ग्राम वसा द्वारा 1 ग्राम वसा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा सर्वाधिक होती है। अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करते हैं, जबकि प्रोटीन जो होती है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है। अब बात करते हैं फैट के बारे में, तो फैट जो होती है वो करती है 9.3 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा मुक्त करती है, या फिर बोल सकते हैं 9300 कैलोरी ऊर्जा या कैलोरी जूल ऊर्जा मुक्त करती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला भोजन का घटक जो होता है, अपन बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट फूड्स में फैट पढ़ रहे हैं या लिपिड या वसा पढ़ रहे हैं। तो वसा सबसे ज्यादा एनर्जी प्रदान करती है मानव शरीर को। अगर खाद्यान्न के रूप में अगर वसा या घी तेल अगर ज्यादा खाया जाता है तो शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ने का काम इसमें इसी से होता है। कितना होता है, 9.0 किलो कैलोरी होती है 1 ग्राम के अंदर। 1 ग्राम वसा के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा होती है 9.0 किलो कैलोरी जूल। अच्छा दोस्तों, अपन पहले बात करना भूल गए, अब यहाँ बात कर लेते हैं। वसा का निर्माण किससे होता है। वसा का निर्माण जो होता है वो 3 प्रकार के तत्वों के द्वारा होता है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इन्हीं के द्वारा होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा क्या बनती है, आपकी वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। अच्छा, बात करते हैं वसा का निर्माण। इसके अलावा या फिर बोल सकते हैं गिल्सरॉइड के द्वारा होता है। गिल्सरॉइड, जिन्हें गिल्सरॉइड भी बोला जाता है, मोनोगिल्सरॉइड भी बोला जाता है। किसके द्वारा आता है, गिल्सरॉइड के द्वारा आता है। अच्छा, इन गिल्सरॉइड के मध्य पाए जाने वाला जो बंध होता है, मतलब वसा में उपस्थित बंध, यहाँ दूसरा टॉपिक यहां से कर लेते हैं। वसा में उपस्थित बंध वसा के अंदर, इसमें से बोल सकते हैं ग्लिसरीड जो होते हैं, मोनोगिल्सरीड जो होते हैं, उनके मध्य पाए जाने वाले बंध का नाम क्या होता है। तो बंध का नाम होता है ट्राईएस्टर बंध होता है। इनमें क्या बंध होता है, इनमें ट्राईएस्टर बंध पाया जाता है। जैसे प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है, ट्राईएस्टर बंध पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है दोस्तों, ट्राईएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा दोस्तों, ट्राईएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जानते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था एडिपोज ऊतकों के अंदर, एडिपोज जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फैट या लिपिड्स जो होती है अपने डिपोजिट होती है शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। लेकिन अगर इसका डिपोजिशन अगर ज्यादा हो जाता है शरीर के अंदर, अगर इसका जमाव ज्यादा हो जाता है तो इससे क्या बढ़ जाता है, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ जाती है। किसकी अमाउंट बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ जाती है। तो अपन बात करते हैं जीवों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव अधिक वसा द्वारा होता है। किसके द्वारा आता है, अधिक वसा के द्वारा आता है। जिसका एक रीजन भी होता है, अगर ब्लड ट्यूब्स के अंदर अगर जो आर्टरीज या वेन्स जो होती है उनके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई ब्लड ट्यूब्स है, सपोज दैट उसका डायमीटर इतना दे रखा अपन ने, ये कोई आर्टरीज के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका डायमीटर इतना है, अगर इसके अंदर क्या जमा हो गया, इसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के बाद में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर डिपॉजिट हो गया, अब इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा, डायमीटर क्या हो गया इसका, कम हो गया।
डायमीटर क्या हो गया इसका कम, तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा एक प्रकार से कम हो जाएगा और प्रेशर ज्यादा मेंटेन हो जाएगा। ऐसे में क्या हो सकती है, ब्लड ट्यूब्स जो होती है बर्स्ट हो जाती है या फट जाती है। इसके अलावा जो हार्ट है उस हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार मैंने इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इनकी वजह से हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो आप बात कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का जमाव अधिक हो जाता है जिससे हार्ट अटैक की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों अपने बात की वसा के सामान्य जानकारी के बारे में अभी वापस रिपीट करते हैं वापस शुरू से, कि वसा जो होती है एक प्रकार से उष्मारोधी होती है, यह अत्यधिक सर्दी और गर्मी से बचाने का काम करती है। वसा का संग्रहण जो होता है मानव के अंदर डर्मिस चेयर के अंदर, मैंने कहा था आपकी जो ऊपर वाली लेयर जो होती है उसे एपिडर्मिस या आदि चर्म कहा जाता है, नीचे वाली जो होती है डर्मिस या चर्म कहा जाता है। तो ये चर्म के नीचे पाई जाती है, तो चर्म के नीचे या चर्म परत के नीचे के एडिपोज ऊतकों में होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्हेल मछली के अंदर वसा की मोटी परत पाई जाती है जिसे कहा जाता है बल्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, बल्बर कहा जाता है। इसी प्रकार ध्रुवीय भालू या खरगोश होते हैं या तेंदुआ जो होता है, मतलब जो शीतोष्ण क्षेत्र में या फिर अपन बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले जीव जो होते हैं उनके अंदर भी वसा की मोटी परत पाई जाती है जिसे क्या बोला जाएगा, फर बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं स्रोत कौन कौन से होते हैं। दूध है, घी है, खाद्य पदार्थ जो होते हैं एडिबल खाद्य ऑयल है, मतलब एडिबल ऑयल जो है। इसके अलावा बात करें अंडा है, मछली है, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, आपका वसा की भारी मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो भोजन का घटक जो अवयव जो होता है, कंपोनेंट जो होता है, वो होता है आपका फैट या लिपिड जो बोलते हैं अपन। इसके बाद बात करते हैं 1 ग्राम वसा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा जो होती है 9.3 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा की मात्रा मुक्त होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं 9300 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद बात करते हैं निर्माण जो होता है ये किस किस से होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा, या मोनोगिल्सरेट जो होते हैं जिनके अंदर उसके द्वारा होता है वसा का निर्माण होता है। अच्छा, वसा के अंदर पाया जाने वाला जो बंध होता है ट्राइएस्टर बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है दोस्तों, ट्राइएस्टर बंध पाया जाता है। इसके अलावा बात करें जीवों के अंदर अगर वसा का ज्यादा जमाव हो जाता है, संग्रहण हो जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल की वजह से शरीर में क्या नुकसान होता है या कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं आगे वसा के प्रकार के बारे में अवस्था के आधार पर। तो अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैट या टाइप्स ऑफ लिपिड। टाइप ऑफ फैट या टाइप ऑफ लिपिड्स, इसमें फर्स्ट आता है आपका अकॉर्डिंग स्टेज, वसा के अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर टाइप ऑफ स्टेज, फर्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ स्टेज, अवस्था के आधार पर। अच्छा, इसमें बात करते हैं वसाएं 2 प्रकार की होती है। जनरली वसा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है सॉलिड ठोस वसा, एक होती है आपकी सॉलिड वसा ठोस वसा। सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा दोस्तों, इस बात करते हैं सॉलिड या ठोस वसा के बारे में। इस प्रकार की वसा जो होती है वो कमरे का जो तापमान होता है, मतलब सामान्य कमरे के तापमान पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कमरे के ताप पर कमरे के ताप कमरे का ताप कितना होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रहे, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है या उपस्थित होती है। ठोस वसा का मतलब होता है जो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस वसा में पाई जाती है। उसे क्या कहा जाता है, अपन उसको बोल सकते हैं सॉलिड फैट या सॉलिड लिपिड बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो होता है जैसे अपन बोल सकते हैं आपका घी हो गया, वनस्पति घी हो गया, चीड़ का तेल हो गया, चीड़ का तेल है, इसके अलावा नारियल का तेल है, ये सारे के सारे किस अवस्था में पाए जाते हैं, कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं दूसरा आता है आपका लिक्विड या द्रव वसा। दूसरा आता है आपका लिक्विड या द्रव वसा, ये इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, तो इसको बोल सकते हैं कमरे के ताप पर, इट्स मींस वही हो गया 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
किस अवस्था में पाई जाती है? लिक्विड स्टेज के अंदर पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकार की अवस्था क्या होती है? कमरे के तापमान या रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन में क्या होती है? लिक्विड पोर्शन में पाई जाती है, जो क्या कहलाती है? लिक्विड फैट कहलाती है या लिक्विड लिपिड कहलाती है। अच्छा, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हो गए आपके, एक हो गया खाद्य तेल, जितने भी खाद्य तेल है जैसे बात कर सकते हैं सरसों, मूंगफली, तिल, मूंगफली, तिल का तेल, ऐसे आपका खाद्य तेल जो भी होते हैं सरसों के, सरसों का है, सरसों मतलब मस्टर्ड ऑयल है आपका। इसके अलावा ये आपके पीनट ऑयल है, या फिर सीसम होता है, सीसम ऑयल है आपका, तिल का तेल है, ऐसे वाले जो तेल आते हैं, या फिर बादाम ऑयल है। ये जनरली किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो अपने बात कर ली अवस्था के आधार पर। अच्छा, यहाँ पर एक बात आती है वनस्पति घी के बारे में। किसके बारे में बात आती है? वनस्पति घी के बारे में। तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसे अपन पढ़ लेते हैं। इसके बारे में कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, तो अपन बात कर लेते हैं। नोट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजनीकरण एक प्रोसेस है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, जब वनस्पति जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं, वनस्पति जो तेल होता है, मतलब वनस्पति तेल का, आप ये बोल सकते हैं वनस्पति तेल में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। दोस्तों, इसको सही तरीके से पढ़ लें कि जब वनस्पति तेल होते हैं, जैसे अपने सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, या तिल का तेल है, उसके अंदर क्या करें? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कौन सा इसमें कैटलिस्ट काम में लिया जाएगा? निकल कैटलिस्ट काम में लिया जाएगा। तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कौन सी गैस इसमें रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस क्या की जाती है? इसके अंदर एंटर करवाई जाती है। उससे क्या बन जाता है? उसके बाद वनस्पति घी बनता है। क्या बनता है उससे? वनस्पति घी। सामान्य भाषा में इसे डालडा भी कहा जाता है। तो डालडा बनाने की प्रोसेस होती है, उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण। इसे आप एक केमिकल फॉर्मूले के रूप में या केमिकल रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वनस्पति घी आ गया, सॉरी वनस्पति तेल। वनस्पति तेल के अंदर क्या करेंगे अपन? किसके उत्प्रेरक कौन सा लिया? निकल उत्प्रेरक लिया। कौन सा उत्प्रेरक लिया? निकल उत्प्रेरक। अच्छा, इसमें क्या डाली अपन ने? वो तो छोड़ दी। की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस डालने पर, कौन सी गैस डाल रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। मैं यहाँ जी के लिए लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ, हाइड्रोजन गैस। तो वनस्पति तेलों के अंदर हाइड्रोजन गैस डालने पर, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर क्या बन जाता है? उससे वनस्पति घी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? वनस्पति घी का निर्माण होता है। तो अच्छा, इसके बारे में वापस से बात कर लेते हैं एक बार। लिपिड्स या फैट या वसा के प्रकार अवस्था के आधार पर पहला होता है। पहला अवस्था के आधार पर दो प्रकार के, एक होती है सॉलिड और एक होती है लिक्विड। तो सॉलिड फैट के बारे में पढ़ते हैं। कमरे के तापमान या रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? 20 से 25 डिग्री पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे आपका हो गया घी हो गया। इसके अलावा जैसे आपका वनस्पति घी है, जिसे डालडा बोला जाता है, चीड़ का तेल है, या फिर नारियल का तेल है, ये सामान्यतः रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? जमी हुई अवस्था में मिलता है। अच्छा, बात करते हैं लिक्विड या द्रव अवस्था के बारे में। कमरे के तापमान मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या मिलते हैं? या द्रव अवस्था में मिलते हैं। जैसे आपका कौन कौन सा हो गया? इसके अंदर खाद्यान्न तेल जो भी होते हैं, सरसों, मूंगफली, तिल का तेल या बादाम तेल जो भी होते हैं, वो सारे इसी के अंदर आते हैं, खाद्य तेलों के अंदर ही। अच्छा, बात करते हैं एक प्रोसेस आती है हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस। हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस का मतलब होता है कि वनस्पति तेल के अंदर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। जिसे एक अपन रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं, वनस्पति तेल प्लस में हाइड्रोजन गैस डाल दी, निकल उत्प्रेरक ले लिया, कैटलिस्ट ले लिया, और उससे क्या बन रहा है? वनस्पति घी बन रहा है। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे
टाइप ऑफ फैट या लिपिड के बारे में। टाइप ऑफ फैट लिपिड में अपने बात कर ली पहला स्टेट की अवस्था पर या अवस्था के आधार पर। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर अपना दूसरा आएगा संगठन के आधार पर। दोस्तों अपन ने बात कर ली पहले बात की थी अपन ने अवस्था के आधार पर। अब दूसरी जो टाइप्स ऑफ लिपिड्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अब संगठन के आधार पर। तो संगठन के आधार पर जो वसाएं होती है वो सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी सरल वसा या सिंपल वसा, सिंपल लिपिड्स, सिंपल फैट। सरल वसा जो होती है उसका निर्माण जो होता है, जैसे अपन ने प्रोटीन के बारे में पढ़ी थी, प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, सरल प्रोटीन, उसके बाद संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ऐसे ही वसा के भी 3 प्रकार होते हैं, सरल वसा, संयुग्मी वसा और आपकी व्युत्पन्न वसा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंपल फैट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिंपल फैट। अपन बात कर रहे हैं सिंपल फैट के बारे में। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं इसके बारे में कि निर्माण जो होता है इसका निर्माण होता है मोनोग्लिसराइड द्वारा। मोनोग्लिसराइड की एकलक इकाई द्वारा। निर्माण किसके द्वारा होता है इसका? मोनोग्लिसराइड की एकलक इकाई मोनोग्लिसराइड की एकलक इकाई क्या किसका निर्माण करती है? सरल वसा का निर्माण करती है। अच्छा, एग्जांपल की बात की जाए इसकी, एग्जांपल जो होते हैं सभी खाद्य तेल, घी, चीड़ का तेल, नारियल का तेल, सामान्य जितने प्रकार की जो ठोस और द्रव वसाएं आती है वो सारी किस में आती है? आपकी सरल वसा के अंदर आती है। किसके अंदर आती है दोस्तों? सरल वसा के अंदर। तो सरल वसा के बारे में पढ़ लिया अपने बारे में। संयुग्मी वसा का जो निर्माण होता है वो होता है आपकी सरल वसा, या आप बोल सकते हैं प्रोस्टेटिक समूह प्लस मोनोग्लिसराइड इकाई द्वारा, या मोनोग्लिसराइड को आप क्या बोल सकते हैं? सरल वसा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? सरल वसा या लिपिड भी बोल सकते हैं इसे। तो दोस्तों बात करते हैं संयुग्मी वसा का निर्माण जो होता है इसके अंदर क्या आएगा? प्रोस्टेटिक समूह आएगा, कोई ना कोई प्रोस्टेटिक ग्रुप आएगा और उसके साथ में क्या होती है? आपकी सिंपल वसा आती है। उसके द्वारा दोनों को मिलने से क्या किसका निर्माण होता है? संयुग्मी वसा का निर्माण होता है। अच्छा, बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल में बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड एक प्रकार की संयुग्मी वसा है। फॉस्फोलिपिड एक प्रकार की क्या है? संयुग्मी वसा है। इसका निर्माण जो होता है वो होता है फॉस्फोरस प्लस लिपिड या वसा। फॉस्फोरस प्लस लिपिड के द्वारा। इसके अलावा इसका एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे बोल सकते हैं ग्लाइकोलिपिड। बात कर लेते हैं अगला कौन सा है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का जो निर्माण होता है ग्लाइकोजन या ग्लूकोज प्लस लिपिड। ग्लूकोज और लिपिड के आपस में संयोजन से क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड बनता है। ग्लाइकोलिपिड क्या है? एक प्रकार की संयुग्मी वसा है। तो अपन ने दोस्तों बात कर ली यहाँ संगठन के आधार पर 2 वसाओं के बारे में। एक पढ़ लिया सरल वसा के बारे में, दूसरा पढ़ लिया अपन ने संयुग्मी वसा के बारे में। अब इसके बाद तीसरा आता है आपका व्युत्पन्न वसा। डेरिवेटिव फैट या डेरिवेटिव लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। व्युत्पन्न वसा का निर्माण जो होता है वो बड़ी वसा के जल अपघटन के द्वारा होता है। मतलब मुख्य वसा के जल अपघटन द्वारा निर्माण होता है। जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है वैसे ही क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस जो होती है, हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन के द्वारा क्या बनती है? आपकी व्युत्पन्न वसा बनती है। व्युत्पन्न वसाओं के अंदर बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका, बात करते हैं फर्स्ट आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जानते हैं आप दोस्तों, ये क्या होता है? नर के अंदर क्या पाया जाता है? सेक्स हार्मोन होता है जो क्या करता है? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनको निर्धारित करता है। तो यहाँ इसका कार्य बात कर लेते हैं। यह नर में द्वितीयक गौण लैंगिक
लक्षणों का निर्धारण करता है। यह निर्धारण द्वितीय गौण लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। इसी प्रकार के व्युत्पन्न वसा के सेकंड एग्जांपल है आपका, इसका द्वितीय एग्जांपल आ गया। ये एग्जांपल की बात कर रहे हैं दोस्तों। सेकंड एग्जांपल हो गया आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा एग्जांपल हो गया? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन होते हैं ये मादाओं के अंदर द्वितीय गौण लक्षणों का काम करते हैं, क्योंकि फीमेल्स के क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि शॉर्ट में अपन बात कर लेंगे मादाओं में द्वितीय गौण लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इन्हें शॉर्ट में एक सिंपल रूप से एंड्रोजन भी कहा जाता है। दोस्तों याद रहे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन को सिंपल वे में आप एंड्रोजन भी बोल सकते हैं। इसे फीमेल एंड्रोजन बोला जाएगा। आप टेस्टोस्टेरोन को क्या बोल सकते हैं? नर एंड्रोजन बोल सकते हैं। इसे मादा एंड्रोजन भी बोल सकते हैं, ऐसे बोला जा सकता है। बाकी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को दोनों को सम्मिलित रूप से एंड्रोजन कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होते हैं मादाओं में क्या करते हैं? द्वितीय गौण लक्षणों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर बात कर ली व्युत्पन्न वसा के दो एग्जाम्पल के बारे में। आगे बात करते हैं व्युत्पन्न वसा के दो एग्जाम्पल और होते हैं, यही बात कर लेते हैं आगे। थर्ड होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल थर्ड कौन सा है अपना? कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है जीवों में एडिपोज ऊतकों में संग्रहित वसा का प्रकार। ये क्या होता है? जीवों के अंदर एडिपोज ऊतकों के अंदर संग्रहित जो वसा होती है उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो ये भी क्या होती है? किसका एग्जांपल है? एक पर आपसी व्युत्पन्न वसा का एग्जांपल है। इसके अलावा चौथा आता है अर्गेस्ट्रॉल। अर्गेस्ट्रॉल अगला कौन सा है? अर्गेस्ट्रॉल। ये होता है पादपों में संचित वसा का प्रकार। दोस्तों में जीवों में वसा का प्रकार जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, संग्रहित वसा का प्रकार कोलेस्ट्रॉल, जबकि पादपों के अंदर क्या होता है? अर्गेस्ट्रॉल होता है। पादपों में संचित वसा का प्रकार कौन सा होता है? अर्गेस्ट्रॉल होता है। जीवों में कोलेस्ट्रॉल होता है। बाकी ये दो आपके सेक्स हार्मोन आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं? व्युत्पन्न वसा के एग्जांपल होते हैं। दोस्तों किसके एग्जांपल है? सारे सारे व्युत्पन्न वसा के एग्जांपल है। तो दोस्तों अपन ने यहां तक बात कर ली, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं वापस से। बात करते हैं यहां से संयुग्मी वसा के बारे में। संयुग्मी वसा का निर्माण जो होता है प्रोस्टेटिक समूह के साथ में मोनोग्लिसराइड या सरल वसा या सरल लिपिड्स के द्वारा होता है। जैसे बात कर लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है आपका फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस और लिपिड दोनों के कंपोजिशन से क्या बनती है? आपकी फॉस्फोलिपिड संयुग्मी वसा बनती है। इसका दूसरी संयुग्मी वसा का एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज और लिपिड के द्वारा होता है। अच्छा दोस्तों, तीसरे प्रकार की अपने बात की व्युत्पन्न वसा के बारे में। व्युत्पन्न वसा का निर्माण क्या होता है? मुख्य वसा के जल अपघटन के द्वारा होता है, या जल अपघटन के द्वारा उसके टूटने से होता है, या हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होती है? डिकम्पोज जाती है, उसके बाद में होता है। अच्छा, बात करते हैं निर्माण इसके द्वारा होता है, तो बात करते हैं इसके एग्जांपल के बारे में। व्युत्पन्न वसा के चार एग्जांपल होते हैं। पहला होता है टेस्टोस्टेरोन, जो नर में द्वितीय गौण लक्षणों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। इसके अलावा होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जिन्हें एंड्रोजन भी कहा जाता है या मादा एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जाता है, जो क्या करते हैं? मादाओं में क्या करते हैं? द्वितीय गौण लक्षणों का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल जो होता है जीवों के अंदर एडिपोज ऊतकों के अंदर संग्रहित वसा का प्रकार होता है। ऐसे ही पादपों के अंदर जो संग्रहित वसा का प्रकार होता है वो कौन सा होता है? अर्गेस्ट्रॉल। ये चार प्रकार के व्युत्पन्न वसा के एग्जांपल हो गए। दोस्तों इसी के साथ आज का अपना टॉपिक जो हुआ कंप्लीट हुआ। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, आप सभी कोरोना से बच के रहें। दोस्तों हमारी इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप जितने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे हमारा चैनल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा और आपको और अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।